हम सभी बच्चों के लिए बहुत खुशी का दिन है। आज विश्व बाल प्रसारण दिवस के उपलक्ष्य पर हम प्रधानमंत्री जी के निवास स्थान पर एकत्रित हुए हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज प्रधानमंत्री जी से मिलकर हम उनके बचपन से लेकर अब तक के सफ़र के बारे में कुछ बातें जानेंगे। उनके जीवन के कार्यकाल में जो भी घटनाएं हुई, जो कुछ खट्टी मीठे यादें हुई या छोटे छोटे पल हुए, उनके बारे में जानेंगे। और साथ ही में हम सभी बच्चे यहाँ बहुत उम्मीद लेकर आए हैं। कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जिनका उत्तर हम खुद प्रधानमंत्री जी से ही मांगेंगे। जैसे हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप जब विद्यालय में थे तो आपके कितने प्रतिशत अंक आते थे और आपको कौन कौन से खेल पसंद थे। जैसे आपको कौन कौन से विषय पसंद थे और नापसंद थे। जैसे समीर को गणित पसंद नहीं है और रसज्ञ आपको हिंदी बड़ी पसंद है। और हम ये भी जानेंगे कि आपको कभी स्कूल में पिटाई पड़ी है। भाई मुझे तो बहुत पड़ती है। और दीदी मैं यही सोचता हूँ कि इन प्रश्नों के उत्तर हमारे प्रधानमंत्री जी ही दे पाएंगे। तो प्रधानमंत्री जी हम शुरू करते हैं। मैं रसज्ञ हूँ। हमें पढ़ने के सिवाय खेलने और गाना गाने, नाटक खेलने आदि के समय तो मिलता नहीं है। साथ ही हमारे स्कूलों में इतने सारे विषय होते हैं कि हमारा बस्ता उनकी किताब कॉपियाँ उठाते उठाते भारी हो जाता है। तो हम क्या करें? जब मैं पढ़ता था तब ऐसी शिकायत नहीं थी। किताबें कम थी, खेलने का वक्त ज़्यादा था। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उस समय के बच्चे पढ़ाई में किसी तरह से कमज़ोर थे। लेकिन अब पढ़ाई का तरीका थोड़ा बदल गया है। गणित से मुझे भी बहुत डर लगता था। जैसे तैसे पास हो जाता था। फिर गणित और अलजेब्रा दोनों के मिले जुले प्रश्न पत्र आने लगे तो मैं खाली अलजेब्रा के सवाल करके छोड़ाता था। गणित के सवालों को देखता भी नहीं था, क्योंकि ये डर था कि गणित के सवालों को अगर देख लिया तो फिर अलजेब्रा के सवाल भी खतरे में पड़ जाएंगे। पिटाई तो मेरी नहीं हुई। कभी कभी कान खींचे गए थे। हमारे एक मास्टर साहब थे, वो गलती करने पर अपने पास बुलाते थे और कान उमेटते थे। और फिर उसके साथ वो संस्कृत का एक श्लोक बताते थे। वो कहते हैं कि आदमी से काम कराने के या आदमी को मनाने के 4 तरीके हैं। किसी बात के लिए आदमी को तैयार करना हो तो एक तरीका यह है कि उसको समझा बुझा के तैयार करो। अगर समझाने बुझाने से न माने तो फिर उसे कुछ पैसा दो, दक्षिणा दो, तुम्हें कुछ दे दिया जाएगा, तुम ये काम कर लो, मान लो हमारी बात। अगर वो उससे भी न माने तो शाम तो ख़त्म हो गया समझाने का, और दाम से भी काम नहीं बना। अब बचे भेद और दंड। तो भेद का वो तरीका बताते थे कि देखो भाई, भेद इस तरह से किया जाता है कि अगर मेरे पास कुछ है तो मैं किसी एक को दे दूंगा, दूसरे को नहीं दूंगा। देना मुझे सबको चाहिए, लेकिन मैं भेद कर रहा हूँ क्योंकि जिसको मैं दे रहा हूँ उससे मुझे कुछ काम लेना है। अब भेद का भी जब प्रयोग नहीं चलता तो फिर दंड, और दंड का कर्णम उत्पाठयामी, मैं तुम्हारे कान खींच लूंगा, करो ऐसा। तो कान हमारे खींचे जाते थे। अब तो पिटाई भी बंद है। अब तो पिटाई भी आप लोगों की नहीं होती है, या कभी कभी होती है? होती है। आज तो मैंने अखबार में पढ़ा कि सरकार ने कह दिया है कि बच्चों की पिटाई नहीं होना चाहिए। नहीं, बेंच पर खड़े हो जाओ ये कहते थे। और पहले मुर्गा बहुत बनाया जाता था। मुर्गा बनाना जानते हैं आप लोग? हाँ। तो सारे क्लास में मजाक बनता था, वही सजा है। लेकिन मुझे याद है एक हमारे नए मास्टर आए थे, उनकी बात मैंने नहीं मानी, या उन्हें ऐसा लगा कि मैं उनकी बात नहीं मान रहा हूँ।
तो उनके पास एक छड़ी थी। उन्होंने मुझे बुलाया और छड़ी से शायद वो मुझे मारना चाहते थे, लेकिन वो छड़ी मेरे मुंह पर लगी और मुंह पर छड़ी का निशान बन गया। सारे क्लास में एक बवंडर मच गया था। तो एक बार पिटाई हुई है जिसको मैं कभी भूल नहीं सकता। मैं प्रधानमंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मेरा नाम है शारुल, मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। मुझे अच्छा बच्चा बनना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, जैसे कि सब मुझे प्यार करें। अच्छे बच्चे बनना है तो अच्छे काम करो, सबसे मिलजुल कर रहो, पढ़ाई के वक्त पढ़ाई में मन लगाओ, खेल के वक्त खेल में मन लगाओ। ऐसा नहीं हो कि पढ़ाई का वो मौका है तो आपको खेल की याद आ रही है, और खेल के मैदान में आप उतरे हैं तो किताबें आपको स्मरण आ रही हैं। और अच्छे बच्चे का लक्षण यही है कि अपनी भारत माता की चिंता करते हुए और सबके साथ हिल मिल कर रहे। अच्छे बच्चे आप बनेंगे, जरूर बनेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम मनीषा है, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि आप हम स्टेट के बच्चों के लिए क्या करना चाहेंगे जिससे हम बच्चे आगे बढ़े। नहीं, उनको भी पढ़ने का मौका देना चाहिए, और अगर वो काम करते हैं तो उनके काम के घंटे छोड़कर जिस वक्त वो खाली होते हैं उस समय उन्हें पढ़ने का अवसर दिया जाए, ये ज़रूरी है। अगर बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले तो बच्चे पढ़ सकते हैं, नाम कमा सकते हैं, अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजार सकते हैं। और हम चाहते हैं कि देश में कोई बच्चा ऐसा न रहे कि जिसे पढ़ाई का मौका न मिले। दुनिया में ऐसे देश हैं जहाँ सब लोग पढ़े लिखे हैं। हम भी अपने भारत को ऐसा बना सकते हैं, उसी दिशा में भारत को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चे आएँ तो खेल के मैदान में आएँ, या क्लासरूम में रहें, या घर में रहें। सड़क पर बिना बात के घूमना अच्छा नहीं है। सर, मैं समीर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका क्या बचपन से यही लक्ष्य था कि आप बड़े होकर प्रधानमंत्री बने, या फिर आपका कोई और लक्ष्य था? मैं तो पत्रकार बनना चाहता था, लेकिन बन गया राजनेता। अभी भी अगर राजनीति से छुट्टी मिल गई तो मैं पत्रकारिता में वापस चला जाना चाहूँगा। नाम तो मैं कमाना चाहता था, लेकिन नेता बन के नहीं, एक लेखक के नाते, पत्रकार के नाते। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम मालविका है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और मातृभाषा भी है, पर आज तक उसे वो स्थान नहीं मिल पाया है। आज भी जो ज़्यादातर सभी काम इंग्लिश में होते हैं, जो इंग्लिश बोलता है उसको समझा जाता है कि ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो ऐसा क्यों होता है? लंबे काल तक हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, तो अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए। अंग्रेजी भाषा से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं बच्चों को सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अब संयोग से अंग्रेजी हमारे बीच में है, प्रचलित है, तो अंग्रेजी के साथ साथ ये तय हुआ था कि हिंदी भी चलेगी। और जिन प्रदेशों की अपनी अलग क्षेत्रीय भाषा है, वहाँ पर तमिल होगी, मलयालम होगी, बंगला होगी, पंजाबी होगी, तो इनका हिंदी से कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन अंग्रेजी जिस तरह से छा रही है वो कुछ अस्वाभाविक है। लोग अंग्रेजी पढ़ें, अंग्रेजी भी बोलें, अंग्रेजी लिखें, दफ्तर में अंग्रेजी की ज़रूरत हो तो उसका उपयोग करें, या दुनिया में जब बाहर जाएं तो अंग्रेजी के द्वारा अपने भाव प्रकट करें। इतना तो ठीक है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अंग्रेजी का प्रयोग
आवश्यक भी नहीं है। अपनी मातृभाषा पहले, उसके बाद क्षेत्रीय भाषा और फिर अंग्रेजी। प्रधानमंत्री जी, मैं प्रवीण शर्मा अमर ज्योति स्कूल का छात्र हूँ, जिस स्कूल में सामान्य व विकलांग बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। इस स्कूल में मुझे सारी विशेष सुविधाएं प्राप्त हैं। मैं चाहता हूँ कि अमर ज्योति जैसे अनेक स्कूल पूरे भारतवर्ष में हो, जिससे कि विकलांग बच्चे सामान्य रूप से एक नॉर्मल बच्चे की भांति पढ़ सके, उन्हें ऐसे अवसर प्राप्त हो कि वह देश में अपना नाम कमा सके। और मैं चाहता हूँ कि विकलांग शब्द का इस देश में मतलब नामो निशान मिट जाए। क्या ऐसा हो सकेगा? नहीं, विकलांग शब्द का नाम बना रहे, विकलांग शब्द बना रहा है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो भी विकलांग हो जाता है उसके लिए पूरी सुविधाएं मिलें और वो सामान्य जीवन जी सके, इसका प्रयत्न होना चाहिए। हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। सभी विकलांग बच्चों के लिए सुविधाएं हों और वो बिना किसी भेदभाव के अपना विकास कर सकें, इसका प्रयत्न हो रहा है। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ऐसी स्थिति हम उत्पन्न करेंगे, ये हमारा संकल्प है। प्रधानमंत्री जी, मैं सौम्य अग्रवाल हूँ। आपके बचपन में टीवी या अन्य मनोरंजन का साधन तो होता नहीं था, या तो रेडियो होता था या समाचार पत्र। आप रेडियो पर कौन से कार्यक्रम सुनना पसंद करते थे? रेडियो पर अच्छे अच्छे कार्यक्रम हुआ करते थे और एक तो गीत उसमें सुने जाते थे, भजन भी बड़े आकर्षक हुआ करते थे और नाटक, कहानियाँ, कविताएं, ये सब विषय हैं जो हम लोगों को पसंद थे और हम उन्हीं के कार्यक्रम सुना करते थे। प्रधानमंत्री महोदय, मैं अंकित दीक्षित आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि जिस प्रकार हर किसी का कोई ना कोई आदर्श होता है, कोई पसंद होती है, कोई पसंदीदा व्यक्ति होता है, उस तरह बचपन में आपका पसंदीदा व्यक्ति या आदर्श महापुरुष कौन था? स्वामी विवेकानंद। माननीय प्रधानमंत्री, मेरा नाम मीनाक्षी है और मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि जैसे हम बच्चों को होमवर्क ना करने पर या कोई शैतानी करने पर हमारे टीचर सज़ा देते हैं, वैसे ही कभी आपको आपके टीचर ने सज़ा दी थी? क्या आपने कभी अपने टीचर से पिटाई खाई थी? नहीं, मैंने अभी बताया कि कभी कभी मुझे दंडित किया जाता था, लेकिन मैं ज़्यादा शरारत नहीं करता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खाली पढ़ाई में ही लगा रहता था, पढ़ाई का ही प्राणी था। मैं अपनी हॉकी की टीम में खेलता था, बड़ा स्कूल था, उसमें सब तरह के खेलों की व्यवस्था थी, लेकिन ज़्यादा मारपीट नहीं होती थी। आदरणीय, मेरा नाम रॉबिन है। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा कि आजकल छोटे छोटे बच्चे फैक्ट्रियों में और घरों में काम करते हैं। ये बच्चे ना चाहते हुए भी काम करते हैं क्योंकि इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं होता या कोई काम करने वाला नहीं होता। क्या ये बच्चे हमारी तरह जीवन नहीं व्यतीत कर सकते? कर सकते हैं। हम ऐसा ही हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं जिसमें हर बच्चे को पढ़ने का मौका मिले, हर बच्चे का विकास हो। अभी ऐसा हिंदुस्तान बनने में थोड़ा समय लगेगा। काम करने में कोई बुराई नहीं है। हम अपने घर में अपना काम करते हैं, अपने मित्र के यहाँ शादी वगैरह हो तो उसमें भी काम करते हैं, लेकिन जब पेट भरने के लिए काम करना पड़ता है तो उसके साथ शिक्षा का समन्वय बिठाना बहुत ज़रूरी है। मजबूरी में काम करते हैं, लेकिन काम करने के बाद जो थोड़ा समय निकाल पाते हैं उसमें पढ़ते भी है बच्चे हैं, और पढ़ने के बाद फिर इस लायक हो जाते हैं कि काम करने की ज़रूरत न रहे। तो उन बच्चों का हम विशेष ख्याल रखते हैं, रखना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम विशालाक्षी है और जैसा हम सब जानते हैं कि बाल विवाह पे रोक लगा दी गई है, मगर आज भी भारत में कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे बाल विवाह की प्रथा अभी तक चली आ रही है। और हाल ही में मैंने अखबार में पढ़ा था कि 25 दिन की लड़की का विवाह करवा दिया गया, बल्कि दूसरी ओर तो लड़कियां हर क्षेत्र में आगे हैं। तो
हम क्या प्रयास करें कि इस प्रथा को हम पूरी तरह से भारत से मिटा सकें? बाल विवाह थोड़ी मात्रा में होता है और वो पुरानी परिपाटी का परिणाम है। कानून बना हुआ है कि बाल विवाह नहीं होगा, बाल विवाह करने वालों को दंडित किया जाएगा। लड़का और लड़की दोनों की शादी की उम्र तय कर दी गई है, उससे कम उम्र में शादी नहीं होना चाहिए। वो स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है, भविष्य के लिए भी ठीक नहीं है। लेकिन आपने ठीक कहा कि दूल्हा और दुल्हन को गोद में लेकर शादियां होती हैं, मगर ऐसी शादियां बहुत कम हो रही हैं। और सामाजिक सुधार के काम को अगर सबसे ज़्यादा हाथ में लिया जाए, उसको महत्व दिया जाए, तो ये जो थोड़ा बहुत विकार है हमारे समाज में, बुराई है, ये भी दूर हो जाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम प्रिया है। स्वतंत्रता प्राप्ति तक और उससे पहले लोग नेताओं की तस्वीरें अपने घरों में लगाना पसंद करते थे, उनकी पूजा करते थे और उनको अपना आदर्श भी मानते थे। परंतु आजकल ऐसा देखा गया है कि लोग नेताओं को अपना आदर्श नहीं मानते, ना उनकी तस्वीरें घरों में लगाई जाती हैं, ना उनकी पूजा की जाती है। तो ऐसा क्यों है? इतना बदलाव आजकल क्यों है कि नेताओं को बिल्कुल पूछा नहीं जाता है? नहीं, पूछा नहीं जाता ऐसा तो नहीं है, जरा पूछ कम हो गई है। पहले पूछ लंबी थी, अब जरा छोटी रह गई है, क्योंकि लोग अपने नेताओं से जिस तरह की आशाएं करते हैं वो सब आशाएं पूरी नहीं होती हैं। लेकिन नेता खाली राजनीति में नहीं होते हैं। अब क्लास में कोई मॉनिटर है, वो क्लास का नेता है, उसके बिना काम नहीं चलता है, वो सबको साथ लेकर चलता है। तो अगर चुनाव का पहलू छोड़ दिया जाए तो हर जगह हर काम में कोई ना कोई अगुवा होता है, आगे बढ़ के काम करता है, खतरा मोल लेता है। अगर अंधेरा हो, जंगल में से निकलना हो, तो आगे कौन जाएगा? एक लड़का हिम्मत करके आगे बढ़ता है, वो नेता बन जाता है। लेकिन वो आज जैसा नेता नहीं होता, हिम्मत वाला नेता होता है। और अब नेताओं की तस्वीरें नहीं तो अभिनेताओं की तो लग रही हैं, और अभिनेता भी नेता बन रहे हैं, तो काफी गड्ढम गड्ढ हो रहा है। प्रधानमंत्री जी, मैं अपूर्व हूँ और मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि आपने कविताएं लिखना कब से शुरू किया, और क्या आपने कभी हम बच्चों के लिए या हम बच्चों के ऊपर भी कोई कविता लिखी है? अगर लिखी हो तो कृपया करके सुनाइए। बचपन से मैं कविताएं पढ़ा करता था, औरों की कविताएं सुनाता भी था। मेरे पिताजी कवि थे, फिर मैंने भी तुकबंदियां शुरू कर दी, कविताएं छपने लगी, कविताएं कवि सम्मेलनों में सुनी जाने लगी, तो कविता लिखने के लिए और उत्साह पैदा हुआ। मैंने अधिक कविताएं नहीं लिखी हैं। एक कविता है मेरे संग्रह में बच्चों के लिए, मगर वो पुस्तक यहाँ नहीं होगी। मेरे पास एक कुत्ता था, वो बड़ा प्यार करता था, सबसे हिल मिल कर रहता था, काटता नहीं था। जब उसकी पहली दिवाली आई तो फटाके जब चलने शुरू हुए और बम बरसने लगे तो वो डर के मारे घर से भाग गई। घर के बाहर कोई कार में बैठकर जा रहा था, तो उसने उसको साथ ले लिया और अपनी कार में ले गया। वो भी डरी हुई थी, सड़क से दूर जाना चाहती थी, कार में जाकर चली गई। अब हम लोग बड़े दुखी थे, सबको बड़ी चिंता थी। अखबार में विज्ञापन दिया कि भाई ऐसा हमारा कुत्ता खो गया है, किसी को मिले तो खबर देना। तो हमें टेलीफोन आया कि एक हमारे मित्र हैं जिनके पास नया कुत्ता आया है, हो सकता है वो आपका हो, आप आकर देख लीजिए। कुत्ते का नाम था बबली। तो हम लोग
उस मकान में गए जिसमें बबली का नया घर बना था, और वहाँ जाकर घंटी बजाई तो पता नहीं बबली को कैसे लग गया कि बाहर से वही को जो जिसको वो पहचानती है उनमें से कोई आया हुआ है। तब दरवाजे पर आकर भौंकना उसने शुरू कर दिया। दरवाज़ा खोला तो बबली आके चिपट गई, लिपट गई, और उन्होंने कहा कि साहब आपकी है बबली, आप इसको ले जाइए, हमने इसको अच्छी तरह से रखा है, मगर ये खाना नहीं खाती थी जब से आई है और हमेशा बाहर जाने की फिक्र करती थी। तो इस पर मैंने एक कविता लिखी थी, बबली की दिवाली। तो फिर हम जब फिर मिल गए और बबली घर में वापस आ गई तो दिवाली जरा जोर से मनाई गई। सर, मेरा नाम प्रेरणा है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी। आजकल जो गरीब बच्चे हैं, स्लम एरिया में रहने वाले, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, उन बच्चों को इतनी सुविधा ही नहीं मिलती। ना अच्छी शिक्षा है, ना पौष्टिक भोजन है और ना स्वच्छ पानी है। उनका वातावरण भी इतना साफ नहीं है और उसकी वजह से उन्हें ढेरों बीमारियां भी हो जाती हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए आप उन्हें सुविधा कैसे दिलाएंगे? उन्हें उनकी सहायता किस प्रकार करेंगे? उनकी जो स्थिति है उसे सुधारेंगे कैसे? देश में विकास के जितने भी काम हो रहे हैं, योजनाएं बन रही हैं, धन खर्च होता है, उस सब का लक्ष्य यही है कि देश में कोई भूखा न रहे, कोई अपढ़ न रहे, कोई बीमारी में बिना दवा के न रहे। लेकिन हमारा देश बड़ा है, आबादी बहुत ज़्यादा है, ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए समय लगेगा। गैर सरकारी संस्थाएं भी इसमें सहयोग दे रही हैं और भी सहयोग दे सकती हैं। अगर हम लोग जिन्हें सुविधाएं प्राप्त हैं, जो अच्छे जीवन को जी रहे हैं, अगर वो संकल्प कर लें कि ऐसे बच्चों की वो मदद करेंगे तो इससे बहुत लाभ हो सकता है। एक बच्चे को गोद लिया जा सकता है। अगर घर में 3 बच्चे हैं तो उनमें एक चौथा बच्चा शामिल कर लिया जाए और उसको साथ पढ़ाया जाए, उसको साथ लिखाया जाए, वो साथ साथ बढ़े, खेले। ये ठीक है कि उसके माँ बाप इस तरह से बच्चे को जल्दी देंगे नहीं, लेकिन एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा ये है कि हम हिंदुस्तान की इतनी जल्दी तरक्की करें और ऐसी तरक्की करें कि इस तरह का कोई बच्चा न रहे। सबके लिए हम सुविधाएं जुटाएं। इसमें थोड़ा समय लगेगा, अभी 50 साल बीते हैं, लेकिन किसी देश के जीवन में 50 साल का बहुत समय नहीं होता। फिर हमारी प्रगति की रफ्तार जैसी होना चाहिए और प्रगति जिस तरह की होना चाहिए, उसमें भी थोड़ी कमियां रही हैं। सब मिलके हम कोशिश करें तो ऐसा भारत बन सकता है जिसमें हर बच्चा सुखी हो, पढ़े और अच्छा नागरिक बने बड़े होकर। प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम नेहा है। नेहा? जी। हमारे यहाँ भी एक नेहा है। मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जो भारतीय बच्चे होते हैं वो भारत में रह के पढ़ाई करते हैं, यहाँ पर कंप्यूटर्स पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, मगर इसके बाद पढ़ाई ख़त्म होने के बाद विदेश चले जाते हैं, वहाँ पे जाकर पैसा कमाते हैं, देश के लिए कोई मोह माया नहीं रहती। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है। कहाँ सबको बाहर जाने का अवसर मिलता है? बाहर जाना बड़ा महंगा है। पहले तो जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ की सरकार से इजाज़त लेना पड़ती है। वो फिर देखते हैं कि जो वीज़ा मांग रहा है वो ऐसा है कि नहीं कि उसका वहाँ उनके देश में कोई उपयोग हो। तो जो हमारे देश में अवसर कम है अभी, और इसलिए जो लोग जाते हैं वो अपना भविष्य बनाते हैं, देश के रचना में भी थोड़ा सा योगदान देते हैं। तो बाहर जाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो पढ़ाई हिंदुस्तान में उपलब्ध है, जो शिक्षा यहाँ प्राप्त हो सकती है, उसके लिए विदेश में जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कोर्स जो यहाँ आसानी से नहीं पढ़े जा सकते, जिनमें एडमिशन मिलना कठिन होता है, बाहर जहाँ सुविधा है
उसमें बच्चे बाहर जाएं, बड़े होकर बाहर जाएं, और फिर जो बाहर चले जाते हैं वो थोड़े दिनों बाद फिर वापस आते हैं। घर का मोह छूटता नहीं है, ममता बार बार खींच कर लाती है। कम से कम जब अपने बच्चों की शादी करना होती है तो उन्हें भारत की याद जरूर आती है। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई ऐसी घटना आपके साथ घटी हो जब हम बच्चों के साथ बांटना चाहें तो कृपया उसे बताएं। भाई ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। गर्मी की छुट्टियों में मैं अपने गांव जाता था, सारा परिवार गांव जाता था। छुट्टियां वहीं हम गांव में बिताते थे। हमारा गांव यमुना नदी के किनारे है, तो नदी नहाने के लिए जाते थे। जो बड़े लड़के थे वो तो तैर कर नदी पार कर जाते थे, और हम लोग जो छोटे थे जिन्हें तैरना नहीं आता था वो इसी किनारे खड़े रहकर देखा करते थे। तो एक दिन हम लोगों ने सोचा कि अगर ये तैर कर जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते। इस बात को हम भूल गए कि हमें तैरना नहीं आता, और सोचा कि हम भी पार हो जाएंगे। तो और बच्चे तो तैर कर पार निकल गए और हम लोगों ने तैरना शुरू कर दिया। बीच धार में पहुंचे तो डूबना शुरू कर दिया, और फिर शोर मचा। तो एक बड़ा लड़का था जिसने मुझे निकाला, और उसने निकालने से पहले मुझे 2 गोते और लगाए, क्योंकि मैं उससे झगड़ रहा था, उससे लिपटना चाहता था अपनी जान बचाने के लिए। वो मुझे बचाने के लिए आया था, मगर मैं उसको भी खतरे में डाल रहा था। तो उसने पहले मुझे 2 गोते लगाए, और फिर मैं जब पूरी तरह उसके बस में हो गया तो मुझे अपनी पीठ पर लाद कर ले आया। उस दिन के बाद मैंने सोचा कि ऐसी गलती कभी नहीं करना चाहिए। अभी भी मुझे तैरना नहीं आता है, डूबना आता है। प्रधानमंत्री जी, आपको खाने में क्या क्या पसंद है? खाना तो जो मिल जाए वो खाते हैं। नहीं, आपकी सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज कौन सी? नहीं, हमें खिचड़ी पसंद है, हमें खीर पसंद है, हमें मालपुए पसंद है। प्रधानमंत्री जी, मैं अंत में ये पूछना चाहूंगी कि आप हम बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? बड़े होकर बच्चे अच्छे इंसान बने, अच्छे नागरिक बने, मिलकर रहें, छोटे बड़े का भेद न माने, जो उम्र में छोटे हैं उनकी पहले चिंता करें, और देश के बारे में विचार करते रहें। आप लोगों को पता है कश्मीर में क्या हो रहा है? कोई बताएगा? क्योंकि रमजान आ रहा है, ताकि रमजान के महीने में शांति हो। हाँ, इसका तो भारत ने ऐलान किया है कि हम चाहते हैं रमज़ान में खून खराबा न हो, लेकिन वहाँ जो बंदूक लेकर सवाल को तय करना चाहते हैं वो तुले हुए हैं कि हम रमज़ान में भी शांति नहीं रखेंगे। लेकिन भारत अपना काम कर रहा है, हम देश की रक्षा भी करेंगे और हम शांति को लाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, आपने अपना इतना कीमती समय निकाला, इसके लिए आपको हार्दिक धन्यवाद।